प्लीज आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें चैट के अंदर, अपना रोल नंबर लिख दीजिए चैट में और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जी, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहे जी, हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने ये रेशियोज पढ़े थे, आपको याद है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। और हमने माशाल्लाह अभी 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज तो पढ़ लिए हैं। द फाइनल सेट ऑफ रेशियोज रिमेनिंग इज मार्केटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है जी। अब ये क्या है मार्केटेबिलिटी रेशियोज और इनकी जरूरत क्या है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी इज द एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट, हम लोगों ने देख लिया था। और एक इन्वेस्टर जब आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहेगा ऑब्वियसली, कि आप उसको प्रॉफिट अर्न करके दे भी सकते हैं या नहीं, और कितना दे सकते हैं। बट प्रॉफिटेबिलिटी इटसेल्फ या खाली प्रॉफिटेबिलिटी को देख के कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना इज नॉट अ वाइज थिंग। ये इतना मैं इसको अक्लमंद नहीं समझूंगा उस इन्वेस्टर को जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा और लालच में आके वो इन्वेस्टमेंट कर देगा विदाउट रियलाइजिंग द मार्केटेबिलिटी। अच्छा, वो कैसे जी? फॉर एग्जाम्पल, आपने ये एग्जाम्पल गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्लॉट लिया जो था तो करोड़ रुपए का, लेकिन आपको मिल गया 50 लाख का। अब आपने फौरन खरीद लिया ये सोचते हुए कि यार ये तो बड़ा प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ रुपए की चीज मुझे 50 लाख में मिल रही है, तो मुझे तो बैठे-बैठे 50 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है। आपने ये सोचा, लालच किया। लालच क्या किया? कोई भी होता तो ये करता जी, इन्वेस्टर को प्रॉफिट नजर आए तो वो क्यों ना इन्वेस्टमेंट करे। बट आपने जब वो प्लॉट लिया तो पता चला कि वो प्लॉट इतना सस्ता क्यों है? वो प्लॉट इतना सस्ता इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं कि वो आसेब ज़दा है। वहाँ पे जी साया है। ठीक है, साया तो हमारे फौरन ही घरों में आ जाते हैं। कोई भी मसला हो तो हमारा कोई कसूर नहीं होता, साये का ही कसूर है? लेकिन चलें, उस घर में एक साया है जी, एक आसेब ज़दा घर है, भूत बंगला है। तो इस वजह से कोई भी वहाँ पे आना नहीं चाह रहा। तो आपने जैसे ये सुना कि वो आसेब ज़दा, आपने कहा यार मैं तो भाई ये प्लॉट फौरन बेच रहा हूँ, या घर जो भी था जी। आपने वो बेचने के लिए जब लगाया तो किसी ने भी नहीं खरीदा, क्योंकि सबको पता था और सब समझे आपकी तरह सब लालची भी नहीं थे। चले मैं अपनी तरह कर लेता हूँ जी, सब लालची भी नहीं थे। उनको पता था कि नहीं यार यहाँ पे रह ही नहीं सकते, जहाँ सेबज़दा घर है। तो हुआ क्या कि आपका वो मकान जो कि इतना प्रॉफिटेबल था, वो बिका ही नहीं। और ये एक मुझे याद है, हमारे बचपन में एक हम सुना करते थे रियल स्टोरी कि एक डिफेंस के इलाके में घर है, वाई ब्लॉक में, और वाई ब्लॉक लाहौर का महंगा तरीन इलाका है। उस टाइम पे तो सबसे ही महंगा था, अभी भी सबसे महंगा ही है। वहाँ पे घर है और वो आसेबज़दा है और वहाँ पे कोई नहीं जाता, और जो जाता है तो वो या तो आता नहीं है और या तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए बेचारा माज़ूर हो जाता है। और दिस एंड दैट हमने भी स्टोरी सुनी होंगी। आपने भी कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसे घर के बारे में स्टोरी ज़रूर सुनी होगी। तो हुआ क्या कि अब जब हम वहाँ से गुज़रते हैं तो इतना ज़बरदस्त घर था, इतनी आइडियल लोकेशन पे, और अभी वहाँ पे लोग रह रहे हैं। और तब भी रह रहे होंगे और अभी भी रह रहे हैं जी लोग। खैर, वो अब तो वहाँ पे कोई भी सेफ नहीं, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। तो खैर अगर ऐसा कोई रियल में हो भी,
मतलब एक मशहूर हो जाता है तो उसको लोग फिर खरीदते नहीं है। चलो ये तो एक मैंने ना ज़रा फैंटेसाइज़ कर लिया। रियलिटी या प्रैक्टिकल रीज़न्स की तरफ आते हैं। एक प्लॉट या घर सस्ता इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो डिस्प्यूटेड है, फटा चल रहा है, बहन-भाई के दरमियान लड़ाई चल रही है या कोर्ट में केस चल रहा है या सस्ता इसलिए भी हो सकता है कि वो इल्लीगल हो, कब्ज़ा किया हो किसी ने, तो कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं जी, जिसकी वजह से आपने जो वो प्लॉट 1 करोड़ रुपए का था, वो 50 लाख में खरीदा, तो प्रॉफ़िटेबल तो बहुत था, लेकिन जब आप बेचने गए, प्रॉफ़िट तो तभी रियलाइज़ होगा जब आप उसको बेचेंगे और जब तक वो बिकेगा नहीं, वो प्रॉफ़िट आपके पास तो नहीं आएगा। सो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़िट देखना मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ, प्रॉफ़िटेबल नहीं हुआ। मुझे उसके साथ-साथ इसकी मार्केटेबिलिटी भी देखनी चाहिए थी। तो इसीलिए आप ऊपर देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफ़िटेबिलिटी एंड मार्केटेबिलिटी, यानी जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, बीइंग एन इन्वेस्टर, यू शुड एंड यू वुड एक्चुअली जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो प्रॉफ़िटेबिलिटी और मार्केटेबिलिटी दोनों चीज़ें देखते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट को सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं बल्कि मार्केटेबल भी होना चाहिए। एंड व्हाट डज मार्केटेबिलिटी मींस? फ्रॉम दिस एग्जांपल वी कैन कंक्लूड दैट मार्केटेबिलिटी इज द एबिलिटी टू बी मार्केटेड और सोल्ड। इतना इजीली एक इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो सकती है, बेची जा सकती है। जब तक बेचेंगे नहीं तब तक ऑब्वियसली प्रॉफिट भी अर्न नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो दिस इज मार्केटेबिलिटी एंड द रेशियोज व्हिच are going to measure the marketability of the company, and by marketability we mean the marketability of the share, marketability of the share of the company. We are going to measure that, and the ratios are there are 4 ratios: the PE ratio, MB ratio, dividend payout ratio and dividend yield ratio. ये वो 4 ratios हैं जो हम marketability जिनके थ्रू measure करेंगे हम। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं पहली रेशियो की तरफ और वो है डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला है जी आपके सामने। डिविडेंड पे आउट रेशियो बाद में आएगा, पी रेशियो। पीई रेशियो का फॉर्मूला है प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, यानी अर्निंग पर शेयर। प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। पीई रेशियो नाम के अंदर ही फॉर्मूला है। अगर आप देखें, पीई मींस प्राइस ओवर अर्निंग। तो एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके शेयर की प्राइस, और प्राइस का यहाँ पे बेटा मतलब है मार्केट प्राइस, ये बात याद रखिएगा। प्राइस मींस मार्केट प्राइस, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस कहाँ से आया? ईपीएस आपने यहाँ पे देखे जी ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीख लिया है। तो अगर आपको पेपर में ईपीएस डायरेक्टली ना भी गिवन हो, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं ईपीएस। वहां से आपके पास ईपीएस आ गया। प्राइस आपको गिवन होगी, ये कैलकुलेट तो नहीं करते, ये तो एक चीज गिवन होती है मार्केट में। तो आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर एग्जांपल द प्राइस इज 10 एंड द ईपीएस इज 2, फॉर एग्जांपल द आंसर ऑफ पीई रेशियो इज 5। 5 भी कह सकते हैं, 5 टाइम्स भी कह सकते हैं, 5 और 1 भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन है दैट प्राइस इज 5 times ऑफ ईपीएस, यानी ईपीएस से 5 गुना ज्यादा है प्राइस। या इन अदर टर्म्स हम ये भी कह सकते हैं दैट टू अर्न 1 rupee of profit, the investor pays 5 rupee of price. To earn 1 rupee of profit, investor is paying 5 rupee of price. ठीक है जी, ये दोनों बातें समझ लग गई। एक ही बात है, एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। तो ये भी इसका मतलब है कि 1 रुपया अर्न करने के लिए आपको 5 रुपए देने पड़ रहे हैं। अब
सवाल ये पैदा होता है कि ये मतलब तो हमें समझ लग गई, लेकिन क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है? उसके लिए आप लोग अगर मुझे एज़ अ पार्टिसिपेट करें, चैट में चले बताएँ कि आपके ख़्याल में अगर ये रेशियो 10 आता तो अच्छा है या 1 आता तो अच्छा है? तो 1 का मतलब था कि टू अर्न 1 रुपी द इन्वेस्टर इज़ पेइंग 1 रुपी ऑफ प्राइस, और 10 का मतलब था टू अर्न 10 रुपीज़, टू अर्न 1 रुपी द इन्वेस्टर इज़ पेइंग 10 रुपी ऑफ प्राइस। तो आप लोग ज़रा सोच समझ के मुझे बताएँ कि आपके ख़्याल में 10 ज़्यादा अच्छा आंसर है या 1? 1 इज़ बेटर, मिनाहिल कह रही है वो। यानी हाँ, ठीक है, शाबाश। ₹1 देने के लिए ₹1 हासिल करने के लिए ₹1 पे करना पड़ रहा है। वेरी गुड। कोई 10 कहना चाह रहा है, कोई 10? ठीक है जी, कोई भी नहीं, हिम्मत कर रहा। चलें, मैं हिम्मत कर लेता हूँ जी फिर। मेरी नज़र में 10 बेहतर है। एंड हाउ इज़ दैट? मेरा इसके पीछे लॉजिक क्या है? मेरा छोड़ें, चलें, मैंने बता दिया तो इसका मतलब है 10 ही बेहतर है। और उसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ जी। ये एक लाइन यहाँ पे लिखी है that it measures the investor's confidence। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ जी उस्मान। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ये एक टर्म समझने की ज़रूरत है। अब अगर ये आंसर 10 है, तो इसका मतलब है कि एक्चुअली इन्वेस्टर ₹10 दे रहा है ₹1 अर्न करने के लिए। और अगर ये आंसर 1 है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर ₹1 दे रहा है ₹1 अर्न करने के लिए। समझे जी ये बात? दोबारा बता देता हूँ, 10/1 का मतलब है दैट द इन्वेस्टर इज एक्चुअली पेइंग 10 rupees to earn 1 rupee of profit, and 1/1 means the investor is paying 1 rupee to earn 1 rupee of profit। इसका मतलब है कि लोग बेटा पागल तो नहीं है या बेवकूफ तो नहीं है इन्वेस्टर। अगर उनको एक के बदले एक मिल रहा है तो सारे उधर इन्वेस्ट कर लें, ऐसा ही है ना? तो फिर तो सारों को ये बात पता है, आपको थोड़ी पता है, ये मार्केट में इन्वेस्टर बैठे हैं बड़े-बड़े, उनको तो ये बात पता फौरन चल जाएगी। तो वो क्या करेंगे? वो फिर उस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली जहाँ पे ₹1 से ₹1 प्रॉफिट मिल रहा है। आप देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी कि ₹1 दे के ₹1 मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ मार्केटेबिलिटी, इसका प्रॉफिटेबिलिटी से उस तरह से ताल्लुक नहीं जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ प्रॉफिटेबल है तो वो मार्केटेबल भी है। हो सकता है बाद में हम देखते हैं, बट होगा क्या? अब ₹1 देने के लिए अगर ₹1 प्रॉफिट हासिल किया जा रहा है, ₹1 दे के ₹1 प्रॉफिट हासिल किया जा रहा है, तो फिर सब लोग उधर इन्वेस्ट करेंगे। अब जब सब लोग उधर इन्वेस्ट करेंगे, तो बेटा उस शेयर की प्राइस फिर बढ़ जाएगी। और जो 10 वाला आंसर था, उधर कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसकी प्राइस कम हो जाएगी। होगा क्या कि अल्टीमेटली ये वाला शेयर ऊपर चला जाएगा, इसका रेशो ऊपर चला जाएगा, इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और वो जो 10 वाला आंसर था, अल्टीमेटली उसकी प्राइस कम हो जाएगी और उसका रेशो भी कम हो जाएगा। तो रिवर्स हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा और वो 1 हो जाएगा। और ऐसा साइकिल चलता रहेगा। जो शेयर कम जिसका ये रेशो होगा, वो अल्टीमेटली उसका आंसर ज़्यादा हो जाएगा। और एक तो ये लॉजिक है। दूसरी लॉजिक क्या है कि 10/1 का मतलब है दैट एक्चुअली
the investors are paying 10 rupees for 1 rupee of profit. लोगों को पता है कि हम 10 रुपए दे रहे हैं 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए, लेकिन फिर भी वो 1 से 1 नहीं कमा रहे बल्कि 10 से 1 कमा रहे हैं. Why is that so? Because the investors have confidence in that share. उनको यकीन है कि 10 दे के भी हमें 1 मिल जाएगा और फ्यूचर में हमें इससे भी ज्यादा मिलेगा. अब जिसका आंसर 1/1 है, तो लोगों को तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर नहीं इसका आंसर बढ़ रहा, रेशो नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब है लोगों को इस पे यकीन ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि 1 रुपया दे के भी 1 रुपया हमें मिलेगा, या फ्यूचर में इसकी हो सकता है उनको इसके हालात खराब नजर आ रहे हो. तो यूजिंग बोथ दीज लॉजिक्स हम कह सकते हैं दैट पीई रेशो जितना ज्यादा होता है उतनी मार्केटेबिलिटी ज्यादा है. ठीक है जी, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी लेकिन मार्केटेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी जितना पीई रेशो ज्यादा होगा. समझ आई जी ये बात? किसी को नहीं समझ आई तो अभी पूछ ले, हम आगे बढ़ने लगे. चलें जी, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं बेटा. एंड the next ratio for marketability is the MB ratio. The MB ratio stands for market to book ratio. ठीक है जी, और इसके भी नाम के अंदर ही इसका फॉर्मूला है, which is market price per share divided by book value per share. ठीक है जी, market price per share divided by book value per share. अब मार्केट प्राइस का तो आपको पता चल गया, एक प्राइस जो आपको गिवन होती है मार्केट में. इसके अलावा बुक वैल्यू क्या है जी? बुक वैल्यू आपकी नजर में या अकाउंट्स के मुताबिक एक शेयर की वैल्यू क्या है? और शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब है ओनरशिप का हिस्सा, ओनरशिप का छोटा हिस्सा. अब एक शेयर आपकी नजर में, यानी ओनरशिप का एक हिस्सा आपकी नजर में क्या वैल्यू रखता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सारी ओनरशिप को, जिसको हम कहते हैं इक्विटी, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ. सारी ओनरशिप जिसको हम कहते हैं इक्विटी डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो हमें 1 शेयर के अगेंस्ट इक्विटी यानी ओनरशिप की वैल्यू पता चल जाएगी. इक्विटी क्या है? ओनरशिप. नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा ओनरशिप का एक हिस्सा यानी एक शेयर की बुक वैल्यू, आपकी नजर में वैल्यू कितनी है, आपके अकाउंट्स के मुताबिक ये वैल्यू कितनी है. ये है जी बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट, और इसका फॉर्मूला क्या है? इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. और इक्विटी क्या है? इक्विटी बेटा दो कॉन्सेप्ट से आपको याद रहनी चाहिए. पहली बात, ये आपको पता तो है ओनरशिप. अब वो क्या चीजें हैं जो इक्विटी बनाती हैं बैलेंस शीट के अंदर? ठीक है, वैसे तो एक कुछ रटी रटाई बातें हैं, या हमें पता है कि एक तो शेयर कैपिटल होता है, एक शेयर प्रीमियम होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं और रिजर्व्स होते हैं. अमूमन ये 4 चीजें आपकी इक्विटी बनाती हैं. आई रिपीट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, retained earnings and reserves. Retained earnings is also sort of reserve, लेकिन ये 4 चीजें अमूमन आपकी इक्विटी बनाती हैं. अगर ये नहीं भी पता तो आपको एक अकाउंटिंग की इक्वेशन तो याद है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, जिसको आप कैपिटल कहते थे, बेसिकली इक्विटी कहें उसको. तो अगर आपको इक्विटी फाइंड करनी है तो इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, and that would become assets minus liability. So equity is equal to assets minus liability. ठीक है, तो ये एक आसान सा तरीका है इक्विटी को याद रखने का. वैसे भी आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस होगी 8वें सेमेस्टर में आप लोग कि इक्विटी क्या होती है. तो इक्विटी को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, आपके पास आ गई बुक वैल्यू. उसको डिवाइड कर दिया मार्केट प्राइस के साथ, तो आपके पास आ गया एमपी रेशियो. एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है जी. फॉर एग्जांपल आपकी इक्विटी 1 लाख रुपए है, नंबर ऑफ शेयर्स 20 है, 20,000 है, और प्राइस 10 है एक शेयर की. तो आपका आंसर किस तरह आप निकालेंगे जी? देखें, 10 डिवाइडेड बाय इक्विटी ओवर
नंबर ऑफ शेयर, जो कि आंसर आता है 5। तो बुक वैल्यू क्या आती है आपकी नजर में? आपकी नजर में ओनरशिप की वैल्यू है 5 रुपए पर शेयर। अच्छा, आंसर आ गया 2। एमबी रेशियो क्या है? 2। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इसकी इंटरप्रिटेशन है दैट द मार्केट प्राइस इज ट्वाइस और 2 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू। अगेन ये बात क्या शो कर रही है? ठीक है जी, ये बात दोबारा से जरा पी रेशो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाइएगा थोड़ा सा। अगर ये आंसर मिसाल के तौर पे 10 होता, इसका मतलब है दैट द मार्केट प्राइस इज 10 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू। इसका क्या मतलब था? और अगर ये आंसर 1 होता तो इसका मतलब है द मार्केट प्राइस इज 1 टाइम या इज इक्वल टू द बुक वैल्यू। अब इन दोनों में से आपके ख्याल में कौन सा आंसर ज्यादा अच्छा है when it comes to marketability? When it comes to marketability, बताएं जी आपके लिए कौन सा आंसर बेहतर है? हाँ जी, ये आया जी, बिल्कुल। रेहान ने, मिनाहिल ने, अब जैनब, सब कह रहे हैं जी कि अब जितना ज्यादा उतना अच्छा है। क्यों? अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट आ गया कि ये जितना ज्यादा होगा, या अगर ये आंसर 10 है इसका मतलब है कि मार्केट प्राइस, लोगों को अगर पता है कि असल वैल्यू 5 है, तो फिर भी दे आर रेडी टू पे 10, या असल प्राइस अगर 1 है, दे आर रेडी टू पे 10। इसका मतलब है कि लोगों का अगेन कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि एक 5 रुपए की चीज भी वो 10 में खरीद रहे हैं, या 1 रुपए की चीज भी वो 10 में खरीद रहे हैं। तो दिस शोज द कॉन्फिडेंस of the investors and the marketability of the company and the demand of the share। उसकी डिमांड इतनी है कि उसकी मार्केट प्राइस उसकी बुक वैल्यू की इतना ज्यादा हो गई है। अगर ये आंसर कम होता है, इसका मतलब है कि जितनी उसकी बुक वैल्यू है उतनी ही उसकी मार्केट प्राइस है, यानी लोगों के नजदीक इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं है, यानी लोगों के अंदर डिमांड ही उसकी इतनी है। तो ये भी कॉन्सेप्ट वही है कि ग्रेटर द आंसर, ग्रेटर इज द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन दिस शेयर। ठीक है, तो अगेन मार्केटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज्यादा हो उतना मार्केटेबल ज्यादा है ये शेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जी डिविडेंड पे आउट रेशियो। अच्छा, डिविडेंड आगे हम अगला चैप्टर बल्कि इसी क्लास में हम स्टार्ट करने लगे, अगली क्लास में। आज ही डिविडेंड का है, तो उधर भी ये चीज क्लियर हो जानी थी, लेकिन चले मैं अभी बता देता हूँ। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। अब देखें यार, दो चीजें हैं जो कि या बल्कि एक चीज जो इन्वेस्टर देखता है आपके शेयर में, इन्वेस्टर को सबसे जरूरी होता है रिटर्न। ठीक है, वो रिटर्न देखना चाहता है कि आप की उसकी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कितना आएगा। और ऑब्वियसली जिस इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ज्यादा होगा वो इन्वेस्टर बेहतर समझी जाएगी, और जो इन्वेस्टमेंट बेहतर समझेगा इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्राइस भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बात याद रखें, बेसिकली इन्वेस्टर इज लुकिंग फॉर रिटर्न, and greater the return, greater the demand of that particular commodity or share, and greater would be the price of the share। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है रिटर्न का, डिमांड सप्लाई का या रिटर्न का कॉन्सेप्ट है। तो अभी तक जो आपने रेशियोज देखे वो प्राइस से रिलेटेड थे। ठीक है, दो चीजें होती हैं जो इन्वेस्टर रिटर्न के तौर पे शेयर से एक्सपेक्ट कर रहा होता है। नंबर 1, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन समझते हैं आप लोग कि प्राइस के अंदर डिफरेंस कितना आएगा, प्राइस कितनी बढ़ जाएगी, ये है कैपिटल गेन कितना होगा। और दूसरी चीज जो इन्वेस्टर देख रहा होता है वो है डिविडेंड, जो कि सालाना रिटर्न कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देती है, वो होता है। तो ये दोनों फॉर्म ऑफ रिटर्न होते हैं। अभी तक आपने देखा कैपिटल गेन एक्सपेक्टेशन की वजह से किस तरह डिमांड बढ़ती है और मार्केटेबिलिटी बढ़ती है। अब है डिविडेंड की वजह से किस तरह प्राइस बढ़ती है।
तो अगर आप ये एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी 2 रुपया डिविडेंड दे रही है और उसका ईपीएस 10 है, इसका मतलब है दैट द कंपनी इज पेइंग 0.2 आउट ऑफ 10। अच्छा, इसका मतलब क्या बेटा कि 10 इज द मैक्सिमम दैट द कंपनी कैन पे। देखिए, कंपनी जितना भी कमा रही है प्रॉफिट, वो सारे का सारा भी चाहे तो दे सकती है, ऐसा ही उसकी मर्जी है। तो वो उसमें से कितना दे रही है? वो उसमें से इस रेशो के मुताबिक 20% दे रही है और 0.2 पर 1 रुपी दे रही है। This company has a payout ratio of 20%, which means that it is paying 20% of the total earnings. अच्छा, अब इसका मतलब है कि बाकी 80% क्या है? वो रिटेन्ड अर्निंग, वो कंपनी अपने पास रख लेगी इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है जी। तो ये रेशो जितना ज्यादा, इसका मतलब है कंपनी उतनी ज्यादा उतना पे कर रही है, और ये रेशो जितना कम, इसका मतलब है कंपनी उतना कम डिविडेंड पे कर रही है जितना वो पे कर सकती है। और जितना ये रेशो ज्यादा होगा उतना ही अगेन रिटर्न ज्यादा, रिटर्न ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा तो मार्केटेबिलिटी ज्यादा। ओके, तो ये पे आउट रेशो जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है। 100% से ये ज्यादा नहीं हो सकता, शायद हो कंपनी बेवकूफी करे तो वो लोन लेके दे सकती है डिविडेंड, बट ये 100% ज्यादा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये उतने में से दे रहे हैं, तो ये टोटल से ज्यादा नहीं हो सकता। टोटल 10 है हमारे पास देने को, उसमें से आप 10 ही दे सकते हैं मैक्सिमम, 11 नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आंसर जितना ज्यादा होगा 100% के पास होगा, उतना इन्वेस्टर अट्रैक्शन ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा, मार्केटेबिलिटी ज्यादा। अब डिविडेंड यील्ड की तरफ आ जाए। डिविडेंड पे आउट तो मैयर कर रहा है कि ईपीएस यानी रिटर्न में से कितना परसेंटेज आपको, प्रॉफिट में से कितना परसेंटेज रिटर्न के तौर पे दिया जा रहा है। लेकिन डिविडेंड यील्ड एक स्टेप आगे जाता है, और वो वही बात कि यार एक्चुअली आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो? आप तो इन्वेस्ट कर रहे हो प्राइस, तो प्राइस के अगेंस्ट डिविडेंड को मैयर करो कितना परसेंटेज मिल रहा है, तो ये पता चलेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको कितना मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू रखें, डिविडेंड पर शेयर इज 2 एंड प्राइस पर शेयर इज 20, तो आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% मिल रहा है। दिस इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यील्ड मींस द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो 20, आपको मिल रहा है 2, तो आपको 10% मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगेन, व्हाट इज अ गुड रेशो? जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है कि उतनी ही इन्वेस्टमेंट बेहतर है, उतनी ही डिमांड इसकी बेहतर है, एंड उतनी ही मार्केटेबिलिटी ज्यादा है। चलेंगे, हमारी ये मीटिंग खत्म होने लगी। आप लोग बेटा उसी लिंक के साथ नई मीटिंग में ज्वाइन कर लीजिएगा फौरन, और आते ही उसमें भी अटेंड हो के अगर कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग द प्रीवियस चैप्टर, मैं ये निकाल लेता हूँ जी। इससे रिलेटेड अगर मार्केटेबिलिटी या प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं। फिर हम बढ़ रहे हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ जो कि है डिविडेंड पॉलिसी का। तो कोई क्वेश्चन है जी? अच्छा, आप लोगों ने डिविडेंड पॉलिसी से पहले तो नहीं पढ़ा ना चौथे सेमेस्टर में? कोई अगर आप में से बता दें मुझे तो बेहतर होगा। चलें जी, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा। अच्छा, ये आपके सामने ना एक प्री कैप है ऑफ द चैप्टर। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे जी डिविडेंड क्या है, छोटी सी एक डिस्कशन होगी, और ये मैं आपको भी बल्कि कर देता हूँ क्योंकि इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दैट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। आपकी कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है, जिसको आप नेट प्रॉफिट कहते हैं, नेट प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस, ऑल द इंटरेस्ट, ऑल द एक्सपेंसेस, आपको जो रेजिडुअल अमाउंट एंड पे बच जाती है, दैट इज नोन एज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जिसको आपने पढ़ा है पीछे के अर्निंग्स भी कहा जाता है। ठीक है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स। क्यों? क्योंकि ये सारे का सारा वो प्रॉफिट है जो आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे कंपनी के पास चॉइस होती है, नॉट द कंपल्शन बट द चॉइस। एक कंपल्शन नहीं है बल्कि चॉइस है कि वो डिविडेंड, पहली बात ये कि पे करें या ना करें, और दूसरी बात जितना भी चाहे करें। अगर करना भी है तो उनकी मर्जी है जितना करें, क्योंकि लाइक इंटरेस्ट और लोन, दिस इज नॉट लीगली बैक्ड। द डिविडेंड इज टोटली अप टू द कंपनी। वो डिसाइड करें, मैनेजमेंट इज अप टू द मैनेजमेंट कि वो देना चाहते हैं और कितना देना चाहते हैं, वो कि मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, कंपनी डिसाइड करेगी। देंगे आप तो बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है, वो खुश हो जाएगा, प्लस नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट भी आप करेंगे, तो आपकी कंपनी के शेयर की प्राइसेस भी जाएंगी ऊपर, तो दिस एंड दैट। लेकिन नहीं भी देंगे तो उसके भी फायदे हैं। इसके फायदे क्या हैं जी, कि आपके पास रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, आप उन्हीं पैसों को और बेहतर जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी बातें ज़हन में रखते हुए हम डिविडेंड को उसके रिलेटेड एक पॉलिसी बनाते हैं। तो डिविडेंड पॉलिसी मीन्स दैट the company's decision whether to pay dividend or not, और if they are to pay dividend कितना देना है, और then कब देना है, और फाइनली किस तरह देना है। तो ये 3-4 सवाल मैंने आपके सामने खड़े किए हैं जी डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड। पहली बात कि डिविडेंड देना है या नहीं देना। अच्छा, ये तो आपको समझ लगी ना कि डिविडेंड होता है जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता वो रिटेन्ड अर्निंग बन जाता है। ठीक है, ये तो हमें पता है कॉन्सेप्ट। तो रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट के दो हिस्से हो जाते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड और दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है। अच्छा, अब ये 4 बातें मैंने आपके सामने रखी। सबसे पहले कंपनी ने डिसाइड करना है कि डिविडेंड देना है या नहीं देना। इसके लिए हम पढ़ेंगे डिविडेंड थ्योरीज, इनको कहा जाता है रेलेवेंस थ्योरीज, कि कंपनी इस रैशनल को डिसाइड करेगी कि कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए या नहीं। तो ये इस बात पे ही पहले गौर व फिक्र होगा कि डिविडेंड देना अच्छी बात है या नहीं, डिविडेंड से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे जी, आप तो मैं दिखाता हूं डिविडेंड थ्योरीज। ठीक है, रेलेवेंस और इररेलेवेंस थ्योरीज, रेलेवेंस और इररेलेवेंस थ्योरीज ये हमें बताएंगे कि डिविडेंड देना भी है या नहीं। ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि डिविडेंड कब देना है, उससे रिलेटेड आपने डिसाइड कर लिया एक बहस के बाद कि डिविडेंड हमें देना है, फिर कब देना है, तो उसके लिए आप ये डिफरेंट डेट्स पढ़ेंगे अभी। अच्छा, अब अगला फैसला है कि कितना देना है। उसके लिए हमारे पास है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, वो फैक्टर्स जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट कर रहे हैं, और वो बहुत से फैक्टर्स हैं, हम कुछ 6-7 फैक्टर्स पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, जिसकी वजह से कंपनी उसकी अमाउंट डिविडेंड की डिसाइड करती है। और फिर हमारे पास है किस तरह से देना है, फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। इसमें ही हमारा एक न्यूमेरिकल, एक नहीं बल्कि 2-3 न्यूमेरिकल भी आएंगे कि हमें डिविडेंड देने के हमारे पास चॉइसेस क्या हैं। अब इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ हम कैश में डिविडेंड देते हैं, हम डिविडेंड और भी मेथड्स के थ्रू दे सकते हैं, फॉर्म्स के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है। जिसमें आपने पढ़ा होगा स्टॉक डिविडेंड या बोनस इशू, याद है जी आपको? तो वो बोनस इशू क्या होता है या स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, और क्या फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड है हमारे पास। तो ये बातें बना के मिला के हम बनाएंगे डिविडेंड पॉलिसीज। तो पॉलिसी बना ली, उसके बाद अब पॉलिसी कौन कौन सी हो सकती है। 5वीं चीज है कि पॉलिसी कौन कौन सी हो सकती है जिसके थ्रू हम पे कर सकते हैं। तो ये 5 चीजें बेटा, ठीक है, ये सवालात है जो आपके जहन में आते हैं व्हेन यू थिंक ऑफ डिविडेंड। पहली बात है देना है या नहीं देना, उसके लिए हमारे पास थ्योरीज हैं। फिर कितना देना है, उसके लिए वो फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। कब देना है, डेट्स इन्वॉल्व्ड इन डिविडेंड, और फिर किस तरह से देना है, और फाइनली हम हमारे पास डिफरेंट मेथड्स या पॉलिसीज क्या है जिनको हम अपना सकते हैं या दुनिया अपना रही है
ये पढ़ेंगे जी। सो दिस इज द प्री कैप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, विच इज द थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और ये बड़ा मैं कहूँगा कि फेमस टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअली बड़ा फेमस टॉपिक है और आप लोगों को कभी ना कभी ये चीज़ पूछी जाएगी इन प्रोबेबली अ जॉब इंटरव्यू। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो बेटा मैंने जितने भी जॉब इंटरव्यूज दिए, इवन यूनिवर्सिटी के लिए भी जो मेरा इंटरव्यू था, इवन ये जिसमें मैं आपके लिए कैंपस के लिए सिलेक्ट हुआ था, उसमें भी मुझे याद है ये पूछा गया था थ्योरी से रिलेटेड, डिविडेंड थ्योरी से रिलेटेड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और आगे कल को जाके जब आप मैनेजर्स बनेंगे, फाइनेंस मैनेजर्स, तब तो आपने ऑब्वियसली ये चीज आपके ज़हन में होगी। तो ये बेसिकली बेस है इस पूरे चैप्टर की, या पूरे डिविडेंड के कॉन्सेप्ट की बेस है ये थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। थ्योरीज ऑफ डिविडेंड में जी सबसे पहले हमारे पास है रेलेवेंस एंड इररेलेवेंस थ्योरीज, और सबसे पहली थ्योरी है जी हमारे पास इररेलेवेंस थ्योरी। और इररेलेवेंस थ्योरी is a theory of dividend which was presented by M&M। M&M का आपने नाम सुना होगा, बीइंग फाइनेंस स्टूडेंट्स आपको सुना होना चाहिए, मॉडगिलानी एंड मिलर। ठीक है, ये दो बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे 20th सेंचुरी के, और इन लोगों ने बेतहाशा थ्योरीज पेश की हैं, जिनमें से एक बड़ी फेमस इनकी थ्योरी है द इररेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड। अच्छा, फिर एक है जी रेलेवेंस थ्योरी। रेलेवेंस थ्योरी एक गॉर्डन की भी है, इसके अलावा डिफरेंट लोगों की है। तो ये किसी एक बंदे या कुछ लोगों की नहीं है, बल्कि ये जो आपके सामने थ्योरीज मैं भी पेश करने जा रहा हूँ वो बेसिकली एक मजमुआ है सबके कॉन्सेप्ट्स का। लेकिन ये 2-3 नाम है जो ज्यादा मशहूर है। रेलेवेंस के लिए गॉर्डन साहब ने बहुत काम किया और इररेलेवेंस के लिए मॉडगिलानी और मिलर ने बड़ी थ्योरीज पेश की, काम किया। अब ये रेलेवेंस और इररेलेवेंस किस चीज की रेलेवेंस और इररेलेवेंस है? ये बेसिकली ये सजेस्ट करती है कि कंपनी के डिसीजंस में डिविडेंड रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है। Whenever you are going to make a financial decision, whether you should consider dividend or not, ये रेलेवेंस है इसकी या नहीं है, और क्यों कंसिडर करना या नहीं करना, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए इसकी रेलेवेंस है या नहीं है। हम तो डिविडेंड को इसीलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि हमें लगता है, हमारे मुताबिक इन्वेस्टर को इसमें इंटरेस्ट है, इसीलिए आप इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट डिस्कस करता है कि इन्वेस्टर को इस बात से कोई इफेक्ट नहीं है या ताल्लुक नहीं है उसका कि आप डिविडेंड दे रहे हैं या नहीं दे रहे या कितना दे रहे हैं। तो आपको इसको नहीं ज़हन में रखना चाहिए व्हाइल फॉर्मुलेटिंग एनी पॉलिसी। तो एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर देखता है डिविडेंड को और उसके मुताबिक आप डिसीजन करें। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिविडेंड, आप डिविडेंड को देखे बगैर ही अपनी पॉलिसीज मुरतब करें और डिविडेंड की तरफ इतना ध्यान मत दें। ठीक है जी। तो दोनों के पास सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। वो कैसे है जी? सबसे पहले जी इररेलेवेंस थ्योरी M&M की कहती है कि बेसिकली इन्वेस्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डिविडेंड। वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने या ना करने का डिविडेंड की वजह से नहीं कर रहे, बल्कि वो आपकी फ्यूचर अर्निंग एबिलिटी और रिस्क को देखते हुए डिसीजन करते हैं। तो M&M ने प्रपोज किया दैट द इन्वेस्टर्स लुक इनटू द फ्यूचर अर्निंग एबिलिटी और द रिस्क, द फ्यूचर रिस्क एसोसिएटेड विद द कंपनी। तो आप डिविडेंड दें या ना दें, अगर इन्वेस्टर को लगेगा कि आपकी कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर में आप उनके लिए कमा सकते हैं,
शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, उस वजह से डिविडेंड भी आप फ्यूचर में देंगे या नहीं देंगे, डिविडेंड को साइड पे रखें। फिलहाल अगर आप डिविडेंड नहीं भी दे रहे, तो अगर आपकी फ्यूचर एबिलिटी है अर्न करने की और रिस्क आपका कम है इन्वेस्टर का, तो आपको इन्वेस्टर आपके पास इन्वेस्ट करेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा यार, एक अहमद का सवाल पहले मैं बता दूं, ईपीएस और डिविडेंड पे आउट में डिफरेंस क्या है? ये मैंने आप देखा है जी। यार ईपीएस है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग, टोटल अर्निंग, एक शेयर के पीछे टोटल कितना कमा रहे हैं आप, और पे आउट है उस टोटल में से कितना दे रहे हैं। एक है कमाई और एक है मिलना। ये सारे का सारा ईपीएस आपको नहीं मिलता, इसमें से कुछ कंपनी अपने पास रखती है, कुछ आपको पे करती है, तो जो पे करेगी वो पे आउट है। ठीक है, मैंने 10 रुपए कमाए, आप कह दीजिए दे पैसे, मैं आपको 10 थोड़ी दूंगा। आपका जितना हिसाब बनता है मेरी नजर में 2 3 या मैं जितना देना चाहूँ, मेरी मर्जी है, मैं आपको उतना दे दूंगा, तो वो पे आउट है कि उस टोटल में से कितना पे आउट कर दिया। और ईपीएस है टोटल, जितना कमाया। ठीक है जी, ये डिफरेंस है इन दोनों का। एक है टोटल कमाई ईपीएस, और एक है उसमें से कितना पे कर दिया, वो है डिविडेंड। अच्छा, सो ये थी इररेलेवेंस थ्योरी which claims that investors are not interested in the dividend paid by the company, और वो बेसिकली प्रॉफिट या रिस्क के साथ ज्यादा कंसर्न होते हैं कंपनी के। अच्छा, इसके जवाब में जी रेलेवेंस थ्योरी ये थी कि नहीं, ऐसा नहीं है। डिविडेंड plays an important role in investment decision. इन्वेस्टर्स देख रहे होते हैं डिविडेंड को, और इसके बारे में बड़े कंसर्न भी होते हैं, एंड देयर इन्वेस्टमेंट्स आर बेस्ड on the decision on the dividend policy of the company. So the company should consider this, कि लोग देख रहे हैं और उसके मुताबिक वो डिविडेंड रेलेवेंट समझते हैं। अब उन्होंने इसके मुताबिक, इसके ऊपर हक में जी उन्होंने क्या, मतलब डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट रिसर्च पेश की, और उन्होंने दिखाया कि ये देखें, ये हिस्ट्री में पूरा एक चार्ट आप देख लें, उन शेयर की प्राइसेस बढ़ती रही जिन जिन शेयर्स ने डिविडेंड ज्यादा दिए, तो वो तो प्रूफ ले आए। ठीक है, जो रेलेवेंस थ्योरी के प्रचार थे वो इस चीज का प्रूफ ले आए। ये देखें, आप हिस्ट्री को उठा के देखें, फैक्ट्स देखें कि उन कंपनी के शेयर्स बढ़ रहे हैं हिस्ट्री में जो डिविडेंड पे करती हैं, और उनकी प्राइस भी बढ़ रही है। अच्छा, यहाँ से कॉन्सेप्ट होता है ब्लू चिप का ना, ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, आपने सुना होगा ब्लू चिप कंपनीज। ये ब्लू चिप क्या होती हैं जी? ये सबसे महंगी और हाईली इन डिमांड कंपनीज होती हैं। इनके शेयर्स बहुत महंगे और बहुत डिमांड में होते हैं। वो क्यों होते हैं? ठीक है, वो ब्लू चिप, पहली बात ये नाम क्या है ब्लू चिप? एक कॉन्सेप्ट है कैसीनो का। आप सबको कैसीनो का पता है, हालांकि गए कभी नहीं, लेकिन पता है हमें फिल्मों में देख के कि कैसीनो क्या होता है। तो कैसीनो में क्या होता है, आप देखते हैं कि वो चिप्स से खेलते हैं, पैसा नहीं फेंकते वो टेबल पे, वो चिप्स फेंकते हैं जी, चिप्स के साथ खेलते हैं। तो वो चिप्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनमें जो सबसे महंगी चिप होती है, सबसे वैल्यूएबल चिप होती है, वो ब्लू कलर की होती है। वहां से इसका नाम आया जी ब्लू चिप शेयर्स। तो ब्लू चिप शेयर्स भी ये एक बल्कि थ्योरी बन गई कि वो शेयर्स होते हैं जो डिविडेंड ज्यादा देते हैं। उन शेयर्स की प्राइस सबसे ज्यादा होती है जो डिविडेंड तवातुर के साथ देते हैं रेगुलरली और बहुत ज्यादा देते हैं। तो वो शेयर्स की प्राइस भी ज्यादा होती है क्योंकि उनकी डिमांड भी ज्यादा होती है। तो ये एक लॉजिक पेश की गई इसके हक में, रेलेवेंस के। फिर इसके जवाब में, अच्छा अब ये ना ऐसा कोई सवाल जवाब चल नहीं रहा था, ये मैंने एक बनाया हुआ आपको समझाने के लिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके जवाब में जी M&M ने क्या किया? अब लॉजिकली तो प्रूफ हो गया कि जी शेयर की प्राइस बढ़ती है, तो उन्होंने फिर ये दो थ्योरीज पेश की इररेलेवेंस के हक में। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मानते हैं कि हिस्ट्री में प्राइस बढ़ती है। हमने देखा कि हिस्ट्री में प्राइस बढ़ी है उन शेयर्स की जिन्होंने डिविडेंड ज्यादा दिए हैं, लेकिन वो प्राइस बढ़ी इस वजह से नहीं कि कंपनी ने डिविडेंड दिया या नहीं दिया।
बल्कि वो प्राइस इस वजह से बढ़ी है कि डिविडेंड के अंदर और बहुत से राज छुपे हैं। और वो क्या राज है? उनमें एक राज है जी, इंफॉर्मेशनल कंटेंट है। दैट डिविडेंड actually indicates the policies, the financial or different policies of the company, और एक ये unsaid, कहा ना गया एक साइन है इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड, और इससे वो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में या उनके ऑप्टिमिज्म के बारे में अंदाजा लगाते हैं। यानी अगर एक कंपनी डिविडेंड दे रही है तो ये डिविडेंड का कमाल नहीं, बल्कि उस डिविडेंड के अंदर एक इशारा छुपा हुआ है। अगर कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे रही है तो ये एक इशारा है कि कंपनी के पास नंबर वन, कंपनी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाह रही है, फ्यूचर उनको ऑप्टिमिज्म नजर आ रहा है, वो अपने पास ज्यादा पैसे नहीं रख रही, और अगर वो कम डिविडेंड दे रही है तो ये एक इशारा है कि कंपनी के हालात बुरे हैं, जो वो कम डिविडेंड दे रही है, तो पेसिमिज्म है। तो ये इस वजह से डिविडेंड की इंपॉर्टेंस है, इस वजह से नहीं कि डिविडेंड को देख के लोग फैसला करते हैं, बल्कि डिविडेंड को देख के लोग एक इशारा लेते हैं और उस पे फिर फैसला करते हैं। सो डिविडेंड एक्चुअली हैज एन इंफॉर्मेशनल कंटेंट, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन देते हैं, उसकी बेस पे फिर डिसीजन लिए जाते हैं। डिविडेंड इटसेल्फ कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके जवाब में रेलेवेंस थ्योरी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया बर्ड इन हैंड हाइपोथेसिस का, और उन्होंने बड़ा मशहूर अंग्रेजी का मुहावरा दोहराया और कहा गया कि अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। ये आपने सुना हुआ है मुहावरा कि हाथ में जो एक परिंदा है वो झाड़ियों में दो परिंदों से बेहतर है। तो यानी जो आपके पास है वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप दूर की सोचें जी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बर्ड इन हैंड हाइपोथेसिस पेश किया गया कि इन्वेस्टर्स एक्चुअली बिलीव इन द बर्ड इन हैंड हाइपोथेसिस, और वो ये कहते हैं कि जिस तरह इररेलेवेंस थ्योरी ने कहा कि यार फ्यूचर की किसने देखी, फ्यूचर को एक्चुअली देखते हैं और डिविडेंड को नहीं देखते, तो रेलेवेंस थ्योरी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग फ्यूचर से ज्यादा प्रेजेंट को देखते हैं। वो ये देखेंगे कि हमें 1-2 साल के अंदर कितना प्रॉफिट डिविडेंड की फॉर्म में मिलेगा, ना कि वो ये देखेंगे कि 10 साल बाद ये कंपनी बहुत बड़ी बन जाएगी तो हमें तब प्रॉफिट मिलेगा। तो रेलेवेंस थ्योरी के हक में एक पेश किया गया बर्ड इन हैंड हाइपोथेसिस, इन्वेस्टर्स के लिए अभी शॉर्ट टर्म अर्निंग्स जो कि डिविडेंड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द लॉन्ग टर्म अर्निंग्स, ठीक है। तो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म अर्निंग को देखता है, ना कि लॉन्ग टर्म अर्निंग को। तो ये बर्ड इन हैंड हाइपोथेसिस पेश किया गया। अच्छा, फिर इसके जवाब में इररेलेवेंस थ्योरी का एक और कॉन्सेप्ट आया क्लाइंटेल इफेक्ट का। उन्होंने कहा कि ये बात एक्चुअली इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सोचता है, इसमें डिविडेंड का कमाल नहीं है। ये इन्वेस्टर्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। उनके मुताबिक इन्वेस्टर्स कुछ लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हैं। अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो वहां पे डिविडेंड ना भी देंगे आप तो अफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी में, जो कि पाकिस्तान में भी आप कह सकते हैं, ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में एक ऐसी कम्युनिटी के अंदर आप काम कर रहे हैं जहां पे इन्वेस्टर छोटा सोचते हैं, शॉर्ट टर्म सोचते हैं, तो वहां पे डिविडेंड काम कर सकता है। जिसका मतलब है, उन्होंने कहा कि डिविडेंड इटसेल्फ अगेन उसको नहीं लोग देखते, बल्कि ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो आप अगर डिविडेंड देंगे तो डिविडेंड की वजह से नहीं, बल्कि लोगों के अपने दिमाग की वजह से वो अफेक्ट आएगा डिविडेंड की वजह से। अगर उतना ही डिविडेंड आप फॉर एग्जांपल अमेरिका में दे दें तो शेयर की प्राइस किसी और तरह से बढ़ेगी, और उतना ही डिविडेंड अगर पाकिस्तान में दे दें
तो शेयर की प्राइस और तरह से बढ़ेगी। तो ये इसमें देखें डिविडेंड तो सेम रहा, लेकिन लोगों की वजह से प्राइस डिफरेंट तरीके से बढ़ी। तो ये लोग हैं एक्चुअली द क्लाइंट, इट इज द क्लाइंटेल इफेक्ट, जिसकी वजह से शेयर प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है, डिविडेंड की वजह से नहीं कर रही। अब ये लड़ाई चलती जा रही थी, तो बीच में फिर एक बड़े सियाने आदमी ने, बुजुर्ग ने एक थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा जी कि ठीक है यार, दोनों ही आप ठीक हो, तो एक थ्योरी मैं पेश करता हूँ, रेजिडुअल थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक डिविडेंड इज relevant, यानी the company should pay and think about dividend, but the dividend should be residual. Residual किसको कहते हैं? Residual कहते हैं जब आप फिल्टर करते हैं ना, तो जो ज़र्रात ऊपर रह जाते हैं, ठीक है, फिल्टर के या कपड़े के या पेपर के, जो जिसके थ्रू भी आप फिल्टर कर रहे हैं, उसको कहते हैं रेजिड्यू। ठीक है, ये फिजिक्स में आपने, साइंस में पढ़ा होगा रेजिड्यू। तो वो जो रेजिड्यू, यानी कि ये डिविडेंड जो है ये बचा हुआ होना चाहिए। आप डिविडेंड हमेशा बचे हुए रकम में से दें, यानी अकॉर्डिंग टू रेजिडुअल थ्योरी द कंपनी शुड फर्स्ट इन्वेस्ट इन ऑल प्रॉफिटेबल या मैक्सिमम प्रॉफिटेबल वेंचर्स। आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर लें, जहां जहां आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है अच्छी, वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर कोई अमाउंट बच जाए तो आपको डिविडेंड देना चाहिए। यानी डिविडेंड रेलेवेंट भी है और इरेलेवेंट भी, दें भी और ना भी दें, लेकिन तब जब आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एग्जॉस्ट कर ले या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर ले उस अमाउंट में से, तो फिर जो अमाउंट बच जाए रिटेन्ड अर्निंग में से, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें एज द प्रॉफिट। तो ये कॉन्सेप्ट फिर सब ने मान लिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, ये बात भी ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी बात है, डिविडेंड भी देना चाहिए। तो इररेलेवेंस और रेलेवेंस को यहाँ पे बैलेंस आउट कर दिया गया थ्रू रेजिडुअल थ्योरी। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज। इसके बाद आपका कोई ज़हन बनेगा कि आपने डिविडेंड देना है या नहीं देना। बेसिकली देते तो सभी हैं, देना तो पड़ता ही है अल्टीमेटली, बट आफ्टर डिसाइडिंग अपॉन दिस, आपने अगला जो सवाल है वो तो बेसिकली होना चाहिए था कि आपने कितना देना है। बट पहले हम पढ़ लेते हैं डेट्स इन्वॉल्व, क्योंकि छोटा टॉपिक है, 2-3 मिनट का टॉपिक है, अगला टॉपिक स्टार्ट करने का टाइम नहीं होगा हमारे पास। तो डेट्स इन्वॉल्व इन डिविडेंड ये कौन सी हैं जी? तो इनमें सबसे पहली डेट, जब भी आप डिविडेंड पे करते हैं, आप डिविडेंड पे करने से पहले अनाउंस करते हैं, जिसको डिक्लेरेशन डेट भी कहा जाता है या अनाउंसमेंट डेट भी कहा जाता है। कंपनी अनाउंस कर देती है कि हम फलां डेट को या इतने टाइम में या इस साल में इतना डिविडेंड पे करने जा रहे हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे आज है 13 में, तो कंपनी आज कोई कंपनी डिक्लेयर करती है कि हम इतना डिविडेंड पे करेंगे। अब लोगों को पे तो करेंगे, लेकिन किन लोगों को पे करेंगे हमें ये नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि बेटा हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो विद इन सेकेंड्स फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, वो विद इन सेकेंड्स फ्लक्चुएट करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन है हमारा शेयर होल्डर? तो उसके लिए हम एक डेट डिसाइड कर देते हैं, जो कि अमूमन 1 महीने के अंदर अंदर ही होती है। मैंने 1 महीना कर दिया, लेकिन थोड़ी अरसे में 10-20 दिन में डिक्लेरेशन के बाद आप डिसाइड कर लेते हैं। उस डेट तक आप कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते, जो खरीद रहा है बेच रहा है, ठीक है, हमें कोई गर्ज नहीं है। लेकिन उस डेट को, मिसाल के तौर पे आपने 13 जून को डेट रखी, 1 महीने बाद की, 13 जून को जाके आप ये डिसाइड करेंगे कि आज के दिन के एंड पे जो जो हमारा शेयर होल्डर होगा उसको डिविडेंड मिल जाएगा, जो नहीं होगा उसको नहीं। बेशक किसी बंदे ने 13 जून को ट्रेडिंग खत्म होने से 1 मिनट पहले ही शेयर क्यों ना खरीदे हों, वो शेयर होल्डर समझा जाएगा, या किसी ने 1 मिनट पहले क्यों ना बेचे हों, वो शेयर होल्डर नहीं समझा जाएगा। तो इसको हम कहते हैं रिकॉर्ड डेट, कि किस डेट के एंड पे, ट्रेडिंग के एंड पे आप चेक करते हैं
कि कौन कौन हमारा आज के दिन में शेयर होल्डर है, उसको आप अपने डिविडेंड के लिए काबिल समझते हैं और उसको कहते हैं रिकॉर्ड। अच्छा, अब फिर उस रिकॉर्डिंग में ना 2 से 3 दिन लग जाते हैं। 13 जून को रजिस्टर आपने मंगवा लिया, 13 जून का, कि 13 जून को कौन-कौन लोग हमारे शेयर होल्डर थे। अब वो उनको चेक करने में, वेरीफाई करने में, कम्युनिकेट करने में एटसेट्रा 2 से 3 दिन लग जाते हैं अमूमन, प्रैक्टिस ये होती है। अब फॉर एग्जांपल 15 जून तक आपने ये अमल किया, 13 जून को तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन 14 और 15 2 दिन आपको लगे ये फाइनलाइज करने में लिस्ट। तो ये 2 दिन तक ट्रेडिंग नहीं बंद रहेगी, लेकिन ये 2 दिन शेयर्स खरीदे बेचे तो जाएंगे, लेकिन जो भी ये शेयर खरीदेगा वो शेयर होल्डर नहीं समझा जाएगा, उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। और अगर कोई बेच भी दे इस दौरान तो उसको डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये 2 दिन जो शेयर ट्रेड कर रहा है, ये एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है, यानी विदाउट डिविडेंड। ये 2 दिन शेयर की ट्रेडिंग होगी, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि दिस इज एक्स डिविडेंड। इस दौरान इस शेयर के साथ डिविडेंड अटैच नहीं है। तो जो भी खरीदेगा बेचेगा शेयर, उसको ये बात पता होगी और पता होनी चाहिए दैट ये एक्स डिविडेंड डेट चल रही है, यानी अनाउंस हो गया, रिकॉर्ड भी हो गया, अभी पे नहीं हुआ, ठीक है, या फाइनलाइज नहीं हुआ कि कौन फाइनलाइज हो गया, रिकॉर्ड हो गया, लेकिन लिस्ट ऑफिशियल नहीं हुई। तो जो भी खरीदेगा बेचेगा वो ये बात ध्यान में रखेंगे, कोई चांस नहीं है उसका उस लिस्ट में आने का, बिकॉज दिस पीरियड इज नोन एज एक्स डिविडेंड डेट। ये 1-2 दिन का टाइम होता है, इसको कहते हैं एक्स डिविडेंड ड्यूरेशन या एक्स डिविडेंड डेट। फॉर एग्जाम्पल वो 15 जून थी, 15 जून के एंड पे कंपनीज ने अपना रजिस्टर अपडेट कर लिया और अनाउंस कर दिया, और अनाउंस कर दिया मतलब उन्होंने इवन लेटर्स भी डिस्पैच कर दिए, ईमेल्स कर दी, या जो जो उन्होंने करना था कि आप हमारे शेयर होल्डर हैं तो आपको ये डिविडेंड मिलेगा। वारंट वगैरह बनाने शुरू कर दिए उन्होंने, डिविडेंड वारंट्स। तो ये 15 जून के एंड तक ये ऑफिशियल खतों किताबत सारी हो जाती है, डिसाइड हो जाता है कि ये लोग हमारे शेयर होल्डर हैं। वैसे तो हम रिकॉर्ड 13 जून को कर लेते हैं, लेकिन 2 दिन लगते हैं हमें इस कार्रवाई में ऑफिशियल बनाने में। इसका ये मतलब नहीं कि इन 2 दिन में कोई भी शेयर खरीदेगा तो वो भी इस लिस्ट में आ जाएगा, नहीं, ये एक्स डिविडेंड डेट है। फिर फाइनली आखिरी डेट होती है पेमेंट डेट, जो कि कुछ दिन या 1 आध 2 महीने, 2-3 महीने भी लग सकते हैं जी इस चीज को पेमेंट करने में। तो पेमेंट डेट के टाइम पे आपको या तो वो वारंट, यानी चेक की फॉर्म में एक वारंट, उसको कहते हैं डिविडेंड वारंट, इशू कर दिया जाता है, वो आप अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं, या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए जाते हैं पैसे, जो भी आपकी अरेंजमेंट है कंपनी की और आपकी शेयर होल्डर्स की, उसके थ्रू आपको ये डिविडेंड पे कर दिया जाएगा। तो ये इस तरह से डिविडेंड पे किया जाता है मरहलों में, डिक्लेयर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग को ऑफिशियल करने के दौरान जो टाइम लगता है उसको एक्स डिविडेंड कहते हैं, और फिर फाइनली उसको पे कर देते हैं। अब मैं सवाल ले रहा हूँ जी, कोई सवाल है? तो छुट्टी देने बाजी छुट्टी है मेरी तरफ से, बस ये मैं खत्म करने लगा हूँ। अच्छा, फिर साथ छुट्टी का क्या है कि सवाल भी कर लिया जी मिनाहिल ने, सर रिकॉर्ड डेट रिपीट कर दें, ये स्टेप्स है डिविडेंड पे करने के। हाँ जी बेटा, ये स्टेप्स कह लें आप, या डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस या डेट्स कह लें जो इन्वॉल्व हैं डिविडेंड की पेमेंट में। रिकॉर्ड डेट दोबारा बता देता हूँ कि ये वो डेट होगी जिस दिन कंपनी चेक करेगी कि ये लोग मेरे शेयर होल्डर हैं और इनको मैंने डिविडेंड देना। मिसाल के तौर पे मैं क्लास में आता हूँ तो मैं कहता हूँ जी 10 मिनट के बाद जो बच्चे होंगे उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो वो जो 10 मिनट है डिक्लेयर किया मैंने क्लास में आते ही, फिर 10 मिनट के बाद जो टाइम होगा वो रिकॉर्डेड होगा। फॉर एग्जांपल मैं क्लास में आया 9 बजे, मैंने कहा जी 9:10 पे जो बच्चा आएगा वो उसकी अटेंडेंस ले ली जाएगी। तो 9 बजे डिक्लेरेशन डेट थी, टाइम था, रिकॉर्ड टाइम है 9:10। अब मुझे अटेंडेंस लेने में 2 मिनट लगे, यानी 9:10 से लेकर 9:12 तक मुझे ये टाइम लगा अटेंडेंस लेने में। अब इस दौरान अगर कोई बच्चा आएगा तो मैं उसकी अटेंडेंस नहीं लूंगा, क्योंकि इट हैज बीन अनाउंस्ड कि ये एक्स अटेंडेंस डेट है,
या एक्स अटेंडेंस टाइम है। अब 9:12 तक मैंने अपना रजिस्टर क्लोज कर दिया अटेंडेंस का, और फाइनली मैं ये अटेंडेंस जमा कराऊंगा, या जो भी ड्यूरेशन होगी, जो भी टाइम डिटरमिन्ड होगा डिपार्टमेंट की तरफ से, कि तब मैं उनको ये अटेंडेंस दे दूंगा। ठीक है, तो ये इस एग्जांपल से भी आप इसको रिलेट कर लें। ठीक है जी, तो एक है मेरे आने का टाइम, मैंने अनाउंस कर दिया अटेंडेंस इतने में होगी, देन वो अटेंडेंस मैं जिस टाइम लूंगा वो ऑफिशियल होगा, वही लोग होंगे जो प्रेजेंट होंगे क्लास में। 2 मिनट मुझे अटेंडेंस लेने में लगते हैं, वो मेरा एक्स टाइम पीरियड है, और फाइनली मैं उस अटेंडेंस को खत्म करके, क्लास खत्म करके जमा कराता हूँ, तो ये फाइनल टाइम है। अच्छा जी, उस्मान का सवाल है, जल्दी से आखिरी मिनट है बेटा। स्टॉक मार्केट में 2 टाइप की ट्रेडिंग होती है, फर्स्ट इज डे ट्रेडिंग, सेकंड इज लॉन्ग टर्म। तो कंपनी क्या दोनों को डिविडेंड देगी? यार जो कोई भी 13 जून के एंड पे, 13 जून के एंड में, मैंने बताया वो 1 मिनट पहले ही क्यों ना हो, आपका शेयर होल्डर उसको डिविडेंड मिलेगा। जो उस दिन भी किसी ने ट्रेड किया है, वो डे में करे या लॉन्ग टर्म में करे, ये मैटर नहीं करता। बस कंपनी ने पहले से डिसाइड किया था, अब जो कर रहा है उसको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई ये तो अगर मैं करूंगा डिविडेंड मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन ना इतना आसान नहीं होता। क्यों? ये कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि आगे हमने पढ़ना भी था न्यूमेरिकल, कि जब एक्स डिविडेंड होता है उसकी प्राइस कम हो जाती है शेयर की। अगर शेयर की प्राइस 10 रुपए है और आपने अनाउंस किया 2 रुपए डिविडेंड, तो 13 जून के बाद से यानी 14 जून से ये प्राइस 8 रुपए हो जाएगी। तो इसीलिए लोग इतना भी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है प्राइस कम हो जाएगी, और वरना तो सारे लोग ही शेयर खरीद लें, शेयर की प्राइस कहाँ से आसमानों पे चली जाए। तो ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, आगे हमने न्यूमेरिकल में पढ़ना है।